हेलो एवरीवन। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करेंगे। तो ये शॉर्ट में ही करेंगे ताकि हमारे मेजर कंसेप्ट्स कवर हो जाएं और हम जो फालतू पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको छोड़ देंगे। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन कि एचआरएम होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ये एक मैनेजरियल फंक्शन है जो कि कंसर्न्ड है किससे, कि हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, लोगों को सेलेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको रिटेन करके रखते हैं वर्कफोर्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स वो भी अचीव हो सके। उसके अलावा इवोल्यूशन की बात करें तो वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले पर्सनल मैनेजमेंट था, जो कि रिएक्टिव था। मतलब कि हम लोग क्या करते थे कि अगर कोई सिचुएशन आ गई उसके बाद उसमें रिएक्ट करते थे। क्लैरिकल था और वेलफेयर ओरिएंटेड था। मतलब कि हम लोग वेलफेयर देखते थे लोगों का। लेकिन अब हम पर्सनल मैनेजमेंट से लेके शिफ्ट हो गए हैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम पे। मतलब कि इसमें क्या है, ये प्रोएक्टिव है। मतलब कि कुछ होने से पहले ही हम क्या करते हैं, खुद एनवायरनमेंट स्कैन करते हैं और जो हमें लगता है उस हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। रिसोर्स ओरिएंटेड है क्योंकि हम ह्यूमंस को भी क्या एज अ रिसोर्स समझते हैं, तो उससे रिलेटेड है। और इंटीग्रेटेड विद बिजनेस स्ट्रेटजी, मतलब कि जब हम लोगों को हायर कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हम उनको मोटिवेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे उसी हिसाब से, ताकि हमारी बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है उसके साथ वो अलाइन हो सके और हमारे गोल्स वो अचीव हो सके। फिर है की डिस्टिंक्शंस। डिफरेंस क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट ट्रीट क्या करता था, वर्कर्स को जैसे वो कोई टूल हो या वो कोई कॉस्ट हो, मशीन की तरह उसको ट्रीट करता था। लेकिन एचआरएम में क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हैं, एक वैल्यूएबल असेट की तरह, कि वो बहुत वैल्यूएबल है, उनको अच्छे से रखते हैं। फिर है नेचर ऑफ एचआरएम। इसमें क्या है, परवेसिव फंक्शन। मतलब कि ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, ये हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर टाइप की इंडस्ट्री में होता है। जैसे कि एचआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिर्फ, ये हर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हम अगर कोई भी इंडस्ट्री देखें, जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देख लो, सर्विस देख लो, क्योंकि ह्यूमन के बिना काम पॉसिबल नहीं है। तो हर जगह एचआरएम होता है, कोई ना कोई लोग होते हैं जो उनको रिक्रूट करते हैं, मैनेज करते हैं उनके नीड्स को। तो ये इसका मतलब है कि ये परवेसिव फंक्शन है। फिर है पीपल ओरिएंटेड। मतलब कि ये फोकस करता है लोगों पे और लोगों से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये एम्प्लॉई वो उस पे फोकस करता है और जो इंडिविजुअल्स हैं, मेंबर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उन पे फोकस करता है। तो मतलब मेन इसका गोल क्या है, वो लोगों से रिलेटेड है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने रिक्रूट कर लिया, लोगों को सिलेक्ट कर लिया तो अब हमारा काम खत्म नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब तक वो हमारे साथ है तब तक, उसके बाद भी वो जब वो छोड़ के जाते हैं उस तब तक हम उनका काम करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जैसे कि जब हमने रिक्रूट कर लिया उसके बाद उनकी कोई बेसिक प्रॉब्लम्स हो, उनको मोटिवेशन देना, ये सारा हमारा काम है। लास्ट में जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं तो उनके जो फंड्स होते हैं, जो लीव एग्जिट के टाइम पे हम देते हैं, एग्जिट इंटरव्यूज करते हैं, तो वो सारा एचआरएम में ही आता है। फिर है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। तो ये क्या एम करता है कि हम एम्प्लॉयज की मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर सके और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनका करियर ग्रोथ करें, ताकि वो भी सेटिस्फाइड हो और हमें भी ज्यादा आउटपुट मिले। फिर है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। मतलब कि एचआरएम क्या है, एक ट्रेडिशनली क्या था, एक स्टाफ फंक्शन था। मतलब कि उनको एडवाइस करते थे या उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन अब वो लाइन फंक्शन बन गया है। जैसे कि इसमें हम कोर ऑपरेशंस देखते हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स वगैरह। तो हम मॉडर्न एचआर के थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पावर्स को होल्ड करते हैं, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट पावर को होल्ड करते हैं। फिर है स्कोप ऑफ एचआरएम, कि स्कोप क्या है एचआरएम का। तो स्कोप ब्रॉड है और वो तीन हिस्सों में हमने क्लासिफाई किया है, पार्ट्स में। सबसे पहले है पर्सनल एस्पेक्ट, कि हम क्या देखते हैं कि मैन पावर जो हम जितनी ज़रूरत है हमें, उसकी प्लानिंग कितनी है। मतलब प्लानिंग करेंगे कि कितना चाहिए, क्या है, किस टाइप के लोग चाहिए। फिर हमारे पास रिक्रूटमेंट आ जाती है, कि रिक्रूटमेंट करेंगे, उनकी मतलब लोगों से एप्लीकेशन मांगेंगे, फिर उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उनको पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में उनकी स्किल्स के हिसाब से प्लेस करेंगे। उनकी इंडक्शन करेंगे, मतलब कि उनको बताएँगे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या-क्या है, ओरिएंटेशन करेंगे। फिर उनको बाद में जब वो काम करेंगे तो उनका प्रमोशन करेंगे। हो सकता है उनका ट्रांसफ़र करें, या अगर वो अच्छा काम ना करे तो उनका डिमोशन भी कर सकते हैं। इवन उनको टर्मिनेट निकाल सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सारा का सारा वो एचआरएम का ही पार्ट है। फिर है सेकंड वेलफेयर एस्पेक्ट्स। मतलब कि जो लोग, अब ये तो लोगों से रिलेटेड हो गया। अब जब लोग काम कर रहे हैं तो उनको कैसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। ये भी एक एस्पेक्ट है एचआरएम का ही, कि ये एचआरएम एंश्योर करता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस ठीक हो, उनको बेसिक अमेनिटीज मिले, जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज, कैंटीन हो गया, क्लीन वाटर हो गया, मेडिकल एड होगी, उनको हाउसिंग, जैसे कुछ वर्किंग वुमेन्स होती है तो उनको क्रैच की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
उसके अलावा मेडिकल एड होता है, उनको एजुकेशन भी दी जाती है, ट्रेनिंग वगैरह, और उनको हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर है इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के हिसाब से कि हम जो है कंसल्टेशन भी करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे जो है हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं कई बार कि एम्प्लॉइज़ और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो ये एचआरएम जो है उसके स्कोप के अंदर आता है कि वो जो है बार्गेनिंग करे दोनों की साइड से, डिस्प्यूट्स को हैंडल करे, ग्रीवेंस कोई कंप्लेंट है उनको हैंडल करें, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स कि अगर कोई एम्प्लॉयी ढंग से काम नहीं कर रहा तो ये भी उन्हीं का काम है हैंडल करना, और डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। फिर है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। तो एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन अपना प्राइमरी गोल अचीव करे, हमें ये एंश्योर करना है। तो हम क्या करते हैं, सही लोगों को सही जॉब पे लेके जाएंगे, मतलब जिसकी स्किल जिस जॉब में ज़रूरत है हम उसी को लेके जाएंगे, जिससे जो है वो अच्छे से काम करेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होंगे। सेकंड है हमारे पास फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि हमें डिपार्टमेंट का जो है कंट्रीब्यूशन हर एक लेवल पे जो है वो मेंटेन करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से जो जो जिस जिस डिपार्टमेंट को चाहिए हमें वो पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमें एथिकल होना पड़ेगा, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो भी हमारी सोसाइटी के नीड्स और चैलेंजेस हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी एक्टिविटीज से सोसाइटी पे तो उसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए। फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि जो है एम्प्लॉइज़ को असिस्ट करें कि वो अपने पर्सनल गोल्स को भी कैसे अचीव कर सकें। अब ऑब्वियसली अगर हम जो है जॉब कर रहे हैं, तो हम किसी कॉर्पोरेट के प्रॉफिट के लिए तो जॉब नहीं कर रहे हैं, हमें अपना भी बेनिफिट देखना है। तो ये एचआरएम का ही काम है कि जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनका भी जो है अपना पर्सनल बेनिफिट देखा जाए। तो उनको हम क्या करेंगे, हाई सैलरी दे देंगे, जॉब सैटिस्फैक्शन देंगे, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको रिवॉर्ड्स, बोनस दिया जा सकता है, ताकि उनका जो है मोटिवेशन रहे और रिटेंशन रहे। हो सकता है उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए जिससे उनकी स्किल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, फंक्शनल जो फंक्शनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो पर्सनल एम्प्लॉयी की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। फिर है ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट क्या होता है और एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करते हैं, कभी वैक्यूम मतलब अकेले जो है आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं। वो हमेशा किसी न किसी एनवायरनमेंट में होते हैं और वहीं पे काम करते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे हम ही हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं और हमें कहीं न कहीं सोसाइटी की चीज़ों को देखना पड़ता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनको भी जो है वो अकेले में काम नहीं करती। तो एचआर एनवायरनमेंट जो है उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज़ को, जो भी हम मैनेज करते हैं उनको। मतलब कि एनवायरनमेंट हमारे ह्यूमन रिसोर्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल एचआर एनवायरनमेंट की। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब कि ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, लेबर मार्केट कंडीशंस क्या है। तो इस बेसिस पे ये भी जो है ह्यूमन रिसोर्स का बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर जो है मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, बाहर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो एक एम्प्लॉयी जो है वो जॉब छोड़ने से पहले सोचेगा, क्योंकि बाहर बहुत लोग होंगे जो उसकी जॉब को ले सकते हैं। वहीं बात करें इन्फ्लेशन की, तो अगर सैलरी उसकी इंक्रीज़ हो रही है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, तो वो खुश रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं होगी तो वो डीमोटिवेटेड रहेगा। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि ऑटोमेशन आ रही है, जैसे हम बोलते हैं कि एआई हमारी जॉब ले जाएगा। तो एआई है, डिजिटाइजेशन हुआ कि जब कंप्यूटर्स आए तो हमारे कितने लोगों को जो है वो जॉब से निकाला गया। अब जिनको कंप्यूटर्स आता था उनको रिक्रूट भी किया गया। तो ये है कि जो स्किल्स के हिसाब से जो है कई बार फैक्टर्स चेंज होते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो जो है हमें क्या करना पड़ता है, स्किल सेट को चेंज करना पड़ता है, और जो है हम एचआर जो है फोर्स करता है ताकि जो लोग हैं वो क्या करते अपस्किल करें, यानी कि वो एक नई स्किल सीखें या रीस्किल करें, मतलब फिर से वही स्किल सीखें कोई अगर नई एडवांस्ड आई है तो। फिर है पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स, जैसे कि लेबर लॉज होते हैं, फैक्ट्री एक्ट होते हैं, मिनिमम वेज रेगुलेशंस होते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है कहीं न कहीं रेगुलेट करती है बिहेवियर को, क्योंकि हमें लेबर लॉज़ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फैक्ट्री अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब अगर वो बोलता है कि हम 8 घंटे ही काम करवा सकते हैं, तो हम 8 ही घंटे काम करवाएँगे, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। उसके अलावा मिनिमम वेज रेगुलेशंस होती हैं। फिर है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, मतलब कि वर्क कल्चर क्या है, एम्प्लॉयी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स कि जैसे जो है ज़ेन-ज़ी ज़्यादा हैं या बा जो है कौन-सी एज मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी कि कितने एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, वो हम देखते हैं। और जेंडर रोल्स भी चेंजिंग की, जैसे हमारा पास क्या था कि मेल्स ज़्यादा काम करते थे, लेकिन आज के डेट में जो है वो फीमेल्स भी काम करती हैं बाहर, तो हम जो है वो भी देखते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। उसके बाद आ जाता है इंटरनल एचआर एनवायरनमेंट।
इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल हेल्थ, ट्रेड यूनियंस और जो है ये टॉप मैनेजमेंट की जो भी कोई स्ट्रेटजी होती है, ये सारी की सारी क्या है इंटरनल, क्योंकि ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए जो है ये इंटरनल एचआर का एनवायरनमेंट है। फिर है हमारे पास एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता क्या है कि जब हम जो है एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, मतलब जो हमने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऊपर पढ़े उनके बारे में हम देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उनमें अगर कोई चेंज आएगा तो हम उस हिसाब से अपने डिसीजन को चेंज करते हैं, अपने जो है काम को चेंज करते हैं। तो उस चीज़ को हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग का नाम दे देते हैं। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये क्या है, प्रोसेस है सिस्टमेटिकली सर्वे करने का या डाटा इंटरप्रेट करने का, ताकि हम एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को जो है आइडेंटिफाई कर सकें और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकें जो कि हमारे एचआर स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करेगी। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं। इनकी जो है स्वॉट एनालिसिस या फिर पेस्टल एनालिसिस, इनकी फुल फॉर्म्स जो है पेपर में आ जाती हैं। जैसे कि स्वॉट एनालिसिस में क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। अब इसमें एक और पॉइंट है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है वो हमारी इंटरनल होती है, जैसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। बात करें पेस्टल एनालिसिस की, तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है पॉलिटिकल, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशियो कल्चर, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई से एनवायरमेंटल। तो कई बार क्या है पेपर में पूरी फुल फॉर्म आ जाती है, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पेस्टल में एस का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। या फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग का कौन सा मेथड है, तो अलग अलग ऑप्शन दे दें, उसमें एक स्वॉट या एक पेस्टल एनालिसिस का नाम दे देंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है हमारे पास थर्ड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल्स। तो इसमें क्या है कि एचआरएम मॉडल्स जो है वो एक कंसेप्टुअल फ्रेमवर्क देते हैं, मतलब कि वो एक फ्रेमवर्क, एक आउटलाइन देते हैं कि हम कैसे जो है अंडरस्टैंड कर सके कि एचआर का रोल क्या है एक बिजनेस स्ट्रेटजी में। सबसे पहले है हमारे पास हार्वर्ड मॉडल, जो कि सॉफ्ट एचआरएम अप्रोच भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सॉफ्ट एचआरएम अप्रोच किसको कहते हैं। तो हार्वर्ड मॉडल है, तो इसको किसने दिया था, बियर, स्पेक्टर, लॉरेंस, मिल्स और वॉल्टन ने 1984 में। इनका कोर आइडिया क्या था, जो मेन फोकस था कि ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट पे इन्होंने फोकस किया था। कि जो ह्यूमन एम्प्लॉयज होते हैं वो सिर्फ रिसोर्सेज नहीं होते, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब कि जो इंटरेस्टेड होते हैं कॉर्पोरेशन में वो होते हैं। इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। मतलब कि जो है एचआरएम जो है वो हमेशा अलग अलग पार्टीज जो हैं उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गया, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय ग्रुप्स या जो गवर्नमेंट होती है उनका। उसके अलावा सिचुएशनल फैक्टर्स, मतलब कि जो है अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे वर्कफोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होगी, लेबर मार्केट क्या क्या जो है मतलब एक तरीके से रेट है या जो है कंडीशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एचआरएम में देखते हैं। उसके अलावा एचआरएम पॉलिसी चॉइसेस, कि हम जो है अलग-अलग पॉलिसीज़ हैं, उनमें से कौन-सी चूज़ करेंगे। जैसे कि एम्प्लॉयी को कौन इन्फ्लुएंस करता है, एचआर फ्लो कैसा है, रिवॉर्ड सिस्टम जो है कैसे हम रिवॉर्ड करेंगे या वर्क सिस्टम किस वे में काम करवाएँगे। फोर्थ है एचआर आउटकम्स, तो इससे जो है 4 सीज़ निकलते हैं, जिसका मतलब है कि जो भी एचआर एक्टिविटीज़ कर रहा है, उससे हमें क्या आउटकम मिलेंगे। तो है कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, कॉन्ग्रुएंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मतलब कि जो है, जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कमिटेड रहें। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि वो जो है कॉम्पिटेंट हो, उनमें एबिलिटी हो कि वो काम कर सकें। कॉन्ग्रुएंस मतलब कि जो इंडिविजुअल गोल हैं और पर्सनल गोल्स हैं वो जो है मैच हों। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि हम जो एम्प्लॉइज़ हायर कर रहे हैं, हमें वो ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मिल जाएँ। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज़, मतलब कि इंडिविजुअल वेल-बीइंग की बात करते हैं हम, कि इंडिविजुअल का भी अच्छा होना चाहिए, ऑर्गनाइजेशन में भी इफेक्टिवनेस आनी चाहिए और सोसाइटी की भी वेल-बीइंग होनी चाहिए। फिर है हमारे पास द मिकिंगम मॉडल। इसको हम हार्ड एचआरएम अप्रोच भी बोलते हैं या मैचिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो इसको दिया था फॉर्मब्रन, टीची एंड डेवाना ने 1984 में। इसका कोर आइडिया क्या है कि ये एचआर स्ट्रेटजी को डायरेक्टली अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ। और ये जो है ह्यूमन रिसोर्स को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे बाकी कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कि हमें जो है उनको चीप, मतलब कि एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जो है ऑब्टेन करना है और उनको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी है। ये हमारा हार्ड मॉडल है। उसके बाद है कि ह्यूमन रिसोर्स साइकिल। तो इसमें क्या-क्या हमारे पास जो है लिखा है कि 4 कोर रिलेटेड जो है इंटर-रिलेटेड एचआर एक्टिविटीज़ हैं। जिसमें सबसे पहले आता है सिलेक्शन, मतलब कि जो है जो लोग जिनकी स्किल्स हैं उनको जॉब की स्किल के साथ मैच करना। सेकंड है अप्रेज़ल, मतलब कि जो है परफॉर्मेंस को असेस करना गोल्स के अगेंस्ट। थर्ड है रिवॉर्ड्स, मतलब कि इंसेंटिवाइज़, हाई परफॉर्मेंस अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको जो है हम अप्रेज़ल देंगे, बोनस देंगे या वो जो है नॉन मॉनेटरी कुछ बेनिफिट्स देंगे। उसके अलावा डेवलपमेंट, मतलब कि जो हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम डेवलप करेंगे ताकि वो हमारे जो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको भी अचीव कर पाएँ। जैसे कि जो अच्छा काम करते हैं, उनको प्रमोट करते रहते हैं सीनियर पोज़ीशंस पे, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें।
फिर है हमारे पास ह्यूमन असेट एंड ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो है वो एक एम्प्लॉयज़ को एक्सपेंस की तरह देखती थी, लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या है, ह्यूमन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कैपिटल की तरह देखते हैं। सबसे पहले है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है कि एचआर, एससीएम जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, वो फ़ोकस करता है किस पे? हम एनालाइज़ करेंगे, मेज़र करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि कैसे जो एचआर प्रैक्टिसेज़ हैं अलग-अलग, वो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में वैल्यू ऐड करती हैं। मतलब कि अगर हम सिलेक्शन बात करें, रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, इन जिनकी भी बात करें, तो ये कैसे हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में वैल्यू ऐड करती है। और ये एम्प्लॉइज़ को एसेट्स की तरह नहीं देखती सिर्फ़, लेकिन इन्वेस्टर्स की तरह देखती है कि जो है नॉलेज कितनी है, टाइम कितनी है, स्किल्स कितनी है उस वे में। फिर है कोर मेट्रिक, मतलब कि ये जो है क्वालिफ़िकेशन और डाटा पे फ़ोकस करती है, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग। मतलब कि अगर हम ट्रेनिंग पे पैसा खर्च रहे हैं, तो हमें उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, रेवेन्यू पर एम्प्लॉयी कितना हमें मिलेगा। तो ये उस वे में देखते हैं कॉस्ट बेसिस पे ज़्यादा। उसके बाद है ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एचआरए। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि एचआरए एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने की, मेजर करने की और रिपोर्ट करने की, जो भी इन्वेस्टमेंट्स की है। मतलब कि हमने जो है कितना पैसा लगाया है लोगों पे और उनसे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो हम उस चीज़ को एक तरीके से देखते हैं। फिर है की वैल्यूएशन मॉडल, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच जो कि ब्रूमेट, फ्लेमहोल्ट्ज़ और पायल ने दी थी। तो ये क्या था, ये एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हुई थी उसको मेज़र करते हैं, जो कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग, ट्रेनिंग सब में मिला के जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई थी वो। उसके बाद है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, मतलब कि इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमें एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयी को अगर रिप्लेस करना हो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटी के साथ, तो हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, तो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच होगी। फिर है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट अप्रोच, मतलब कि एक जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है, एम्प्लॉयी कितना जो है अगर अल्टरनेटिव कोई और डिपार्टमेंट में लगाएँ या कोई और काम करवाएँ, तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है। फिर है प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स या नेट प्रेज़ेंट वैल्यू मॉडल। तो ये क्या करता है, प्रेज़ेंट वैल्यू देखता है फ्यूचर अर्निंग्स की, जो सैलरी वेजेज़ है किसी एम्प्लॉयी की, जो उसको जो है रिटायरमेंट तक मिलेगी, उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू देखता है और उस हिसाब से वो फिगर आउट करता है कि उनको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। फिर है रीसेंट ट्रेंड्स इन एचआरएम एंड ग्रीन एचआरएम। तो रीसेंट जो है ट्रेंड्स क्या हैं एचआरएम में और ग्रीन एचआरएम क्या हैं? तो सबसे पहले है गिग इकोनॉमी एंड कंटिजेंट वर्कफोर्स। मतलब कि हम जो है फ्रीलांसर्स की तरफ आज के डेट में बढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, मतलब कि हम जो है परमानेंट स्टाफ तो रखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आज के डेट में हम आउटसोर्स कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ को या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रख रहे हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स रख रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके अलावा पीपल एनालिटिक्स या एचआर एनालिटिक्स, मतलब कि ये क्या करते हैं, बहुत बड़े-बड़े जो डाटा होता है, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, ताकि वो डाटा ड्रिवन उससे जो है कंक्लूजन निकलेंगे, उसके बेसिस पे एचआर डिसीज़न ले सके। जैसे कि अगर हमें जो है एम्प्लॉयी टर्नओवर को प्रोटेक्ट करना है, कि कितना जो है एम्प्लॉयी जा सकता है छोड़ के, तो हम जो है डाटा का इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास रिमोट और हाइब्रिड वर्क मॉडल, मतलब कि जो है हम अब क्या कर रहे हैं, पहले क्या होता था लोग ऑफ़िस आते थे, काम करते थे। अब हमने क्या किया है कि वो एक मॉडल को चेंज कर दिया है। अब हम फ्लेक्सिबल वर्क सेटअप्स कर रहे हैं। हम सिर्फ़ प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं, ना कि अटेंडेंस को। इसी वजह से क्या है, हम वर्क फ्रॉम होम भी दे देते हैं एम्प्लॉइज़ को, कि कई जगह ये है कि 4 दिन ऑफ़िस, 4 दिन जो है बाकी दिन जो है वर्क फ्रॉम होम कर देंगे। उस वे में, ताकि जो है वो अच्छे से एफिशिएंसी से काम कर सके और कॉस्ट इफेक्टिवनेस अचीव कर सके। फिर है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो ये क्या है, एक्टिवली क्या करता है, कल्टीवेट करता है, मतलब कि डाइवर्स वर्कफ़ोर्स जो है अलग-अलग टाइप के लोग हैं, उनके बारे में जानना, उनको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ देना सभी को, चाहे वो कोई जेंडर का हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो वो। फिर है ग्रीन एचआरएम। ग्रीन एचआरएम क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइज़ेशन के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज़ को एनवायरनमेंट के साथ जो है वो लिंक कर देते हैं, तो उसको हम ग्रीन एचआरएम बोल देते हैं। जैसे कि हर एक एम्प्लॉयी जो है उसको हम कहते हैं कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ को प्रमोट किया जाए या एम्प्लॉयी की अवेयरनेस बढ़ा दें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसको ग्रीन एचआरएम बोलते हैं। इसमें करते क्या हैं, जैसे ग्रीन रिक्रूटमेंट, मतलब कि अब हम क्या करते हैं, पेपरलेस एप्लीकेशन, जैसे हमने अगर अप्लाई करना है तो हम पेपर की फॉर्म में ना करके ऑनलाइन जो है करते हैं, वर्चुअल इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाए। उसके अलावा जो है हाइलाइट करते हैं कंपनी को जो है कि कंपनी कितना एनवायरमेंटल वैल्यूज़ को जो है मानती है, और जो है जो इको कॉन्शियस कैंडिडेट, मतलब जो एनवायरनमेंट जो उसकी केयर करते हैं लोग, वो उनको जो है उनके साथ काम कर सकें। ग्रीन ट्रेनिंग, मतलब कि हम जो है एम्प्लॉइज़ को एजुकेट करते हैं कि कैसे एनर्जी को सेव किया जा सकता है, वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, सस्टेनेबली कैसे काम किया जा सकता है। ग्रीन परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, मतलब कि हम जो एनवायरमेंटल कंप्लायंस है उसको इनकॉर्पोरेट कर दें, जो है एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स लें। उसके अलावा जो है कार्बन फुटप्रिंट के जो रिड्यूस कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें हम एम्प्लॉइज़ को सिखाएँ। ग्रीन रिवॉर्ड्स, मतलब कि हम इंसेंटिव्स ऑफ़र करें उनको, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ताकि जो है वो इको फ्रेंडली इनोवेशंस करें।
कारपूलिंग करें, मतलब जब साथ में आते हैं तो वो शेयर करके आएँ या फिर बाइसाइकिल से काम पे आएँ, ताकि उनको जो है एनवायरनमेंट सस्टेन हो सके। इसके बाद हम देखेंगे एक हमारे पास है हार्वर्ड मॉडल। तो ये क्या है, हार्वर्ड मॉडल में हमने पढ़ा था 4 सीज़, जिसमें था कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कॉन्ग्रुएंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बात करें मिकिगन एप मॉडल की, तो ये क्या है, हार्ड अप्रोच है, मतलब कि इसमें जो है हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर अप्रेज़ल करते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। लैब एंड स्काउट जो मॉडल था उसमें हम प्रेज़ेंट वैल्यू देखते हैं फ्यूचर सैलरीज़ की, कि और उसके बेसिस पे हम कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं। स्टाफ एंड लाइन रोल में क्या था कि एचआर मैनेजर जो हैं वो एक स्टाफ कैपेसिटी में काम करते हैं और लाइन मैनेजर्स को एडवाइस करते हैं, और जो एक्स लाइन अथॉरिटी होती है उनको वो एक्सरसाइज करते हैं अपने ही एचआर डिपार्टमेंट में। इसी के साथ जो है हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। ये हमारे एचआर का पहला पार्ट था। तो अगर आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।